हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर और नया साल आप लोगों को बहुत सारी खुशियां दे और इस नए साल में जो भी आप लोगों की विशेष है वो सारी पूरी हो जाए। तो इसी के साथ चलिए हम शुरू करते हैं। ये हमारा NCERT का बुक है क्लास 6 का, जिसमें हम साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस में हमने 3 वीडियो अभी तक अपलोड कर दिया है और चैप्टर 4 है आज। चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे वस्तुओं के समूह बनाना। तो वस्तुओं का समूह बनाना ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है और इसी के बारे में, वस्तु के बारे में ही कुछ पढ़ेंगे। वस्तु के बारे में पढ़ेंगे, फिर पदार्थ क्या है, पदार्थ के गुण के बारे में पढ़ेंगे, धातु के बारे में पढ़ेंगे, विलय और विलय के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं आगे क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि जो भी इसमें एक्सपेरिमेंट वगैरह टाइप का दिया हुआ है उसे स्किप करते हुए, कहानी के तरीके जो दिया हुआ है उसे स्किप करते हुए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग चले, क्योंकि इतना हम लोगों को पढ़ना भी ज़रूरी नहीं है ये सब चीज़। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसे पढ़ें और फिर आगे बढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखना है कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं के बारे में समझते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे चारों ओर जो इतनी भी सारी वस्तुएं हैं वो सभी जो वस्तुएं हैं वो सभी कहीं ना कहीं से अलग हैं, ठीक है। या तो फिर वो आकृति के आधार पे हो, या फिर गुण के आधार पे हो, या फिर कलर के आधार, मतलब किसी भी तरीके से वो डिफरेंट वस्तुएं हैं हमारे चारों तरफ, ठीक है। तो हमने अपने चारों ओर कुर्सी, बैलगाड़ी, साइकिलें, खाना पकाने की बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृति, रंग तथा भिन्न गुण जो है भिन्न भिन्न होते हैं। अभी आपको पता है कि सब अलग अलग प्रकार के होते हैं, सब सेम नहीं होते हैं, ठीक है। तो अपने चारों ओर देखिए तथा गोला आकृति की वस्तुओं को पहचानिए। सपोज कीजिए इसमें आकृति आप देखिए, तो इसमें जो भी वस्तुएं एक जैसे हैं, जैसे मान लीजिए कोई सर्कल वाली वस्तु है, जैसे इसमें कैसेट हो गया, ठीक है। और भी इसमें गोल वाली वस्तु है, इसे आप लोग छांटने की कोशिश, जितना भी गोल वाली वस्तु है उस सबको कहा जा रहा है कि एक साथ रखिए, ठीक है। और जो भी ट्वाइस है उसको एक साथ रखिए, या फिर वो रंग के आधार पर हो, गुण के आधार पर हो, या फिर संरचना के आधार पर, किसी भी तरीके से अगर वो अलग अलग है तो उसको एक साथ रखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का खास करके आप लोग देखते होंगे कि दुकान जब जाते होंगे तो राशन वासन के दुकान पे, कि अगर नमक रखा है तो एक जगह पे कहीं पे नमक ही मिलेगा आपको। राशन वाले इसका बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाते हैं। अगर बिस्किट का कहीं स्टॉक है तो वो बिस्किट का स्टॉक एक साइड रखा होगा, तो मतलब या तो उसका गुण अलग होगा, गुण सेम होगा, या फिर संरचना सेम होगा, या फिर पदार्थ का नेम सेम होगा। इस तरीके से पदार्थ को एक साथ रखते हैं ताकि क्या होता है कि उनको ढूंढने में आसानी हो जाता है। तो इसी के लिए हम लोग वस्तु का समूह बनाते हैं, और वस्तु का समूह बनाना इसीलिए ज़रूरी है ताकि हमें जो चीज़ की ज़रूरत हो आसानी से हमें मिल जाए, ठीक है। तो इसमें हमें बस इतना ही पढ़ना था और आगे अब हम देखते हैं कि आगे क्या जानना है, ठीक है। तो एक बार हम यहाँ पे नज़र डालते हैं, एक नज़र यहाँ पे डालते हैं। हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टियाँ, लॉन्च बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुएं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुएं के समूह बनाने से बहुत बहुत ढंग होते हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं के समूह में उनकी आकृति, जिस पदार्थ से वो बने हैं, के आधार पर बांट सकते हैं। यानी कि जिस वस्तु जो पदार्थ से मिलकर बना हुआ है उसको भी हम लोग एक जगह पर रख सकते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अथवा एक से अधिक पदार्थ से बनी होती है। ये पदार्थ कांच, धातु, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। क्या आप पदार्थ की और अधिक उदाहरण के विषय में विचार कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पदार्थ होता क्या है, ठीक है। तो पदार्थ उसे कहते हैं जिसका कुछ ना कुछ वजन हो, कुछ ना कुछ जगह घेरती हो। वजन कहने का मतलब कि उसका द्रव्यमान हो, उसका मास हो, ठीक है। तो क्या हो सकता, क्या कहते हैं उसको? पदार्थ कहते हैं। आगे है क्रियाकलाप फर्स्ट। आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तु एकत्र करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर में से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकता है। कह रहा है कि कुछ भी वस्तुएं हम लोग बाहर से ला सकते हैं, कोई भी वस्तु को हम बाहर से ला सकते हैं। क्या अब जो कक्षा का दीवार है उसे तो हम बाहर से नहीं ला सकते, वो तो हमारे कक्षा में ही होता है।
ठीक है। तो इस तरीके के जैसे एग्जाम्पल दिया है चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा, ये सब चीज़ हम लोग वस्तु बाहर से ले जा सकते हैं। बेल्ट, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार हो गया, वृक्ष हो गया, दरवाज़ा हो गया, ट्रैक्टर हो गया, सड़क हो गया, ये सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं, हम कहीं भी ले नहीं जा सकते, यानी कक्षा वगैरह में ले नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये सब पदार्थ जो है इसको हम कक्षा में ले जा सकते हैं। तो इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बने हैं। तो जो कागज से बना है और जो लकड़ी से बना है उसको एक एक साइड रखना है, मतलब अलग अलग प्रकार के समूह बनाना है। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं के दो समूह में बांट सकते हैं। इनमें से एक समूह में सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी तथा दूसरे समूह में वस्तुएं इन पदार्थ से नहीं बनी है। सभी प्रकार को हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। तो वही ग्रुप बना के अलग अलग रखने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे हम समझते हैं वस्तुएं तथा पदार्थ जिनसे बनी होती है। मान लीजिए कि प्लेट है, प्लेट जिसमें थाली हम लोग इसमें खाते हैं वो किस चीज़ से बनी होती है, तो थाली भी कुछ ना कुछ पदार्थ से मिलकर बनी होती है। जो पदार्थ हमारा इस्पात हो जाएगा, कांच, ये दोनों से मिलकर प्लेट बनी होती है। कभी कभी प्लास्टिक की भी प्लेट आप लोग देखते होंगे तो प्लास्टिक से भी बनी होती है या फिर अन्य कोई पदार्थ से भी मिलकर बनी होती है। शीशा का भी प्लेट होता है, कांच कहने का मतलब ये हुआ शीशा। फिर है पेन, पेन जो है वो प्लास्टिक और धातु दोनों से मिलकर बनी होती है। धातु जो पेन का जो नींव होता है वो क्या धातु होता है, उसके अंदर क्या होता है, इंक होता है। तो इस तरीके से पेन बनी होती है। नेक्स्ट हमारा है, देखते हैं, अब है हमारा क्रियाकलाप 2। क्रियाकलाप 2 में बस इतना जानते हैं, इसमें दिया हुआ है कि इन सब सारणियों से हमें क्या पता चलता है। पहले हमने वस्तुओं का कोई ढंग से समूह में रखा, इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं भिन्न भिन्न पदार्थ से बनी होती है। कई बार तो कोई एक मिनट यहाँ पढ़ लेते हैं फिर आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। कई बार तो कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है। तो ऐसा होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थ से बनी हो सकती है और फिर भी एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती है। यह कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि हमने विभिन्न पदार्थ के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। मान लीजिए कि कोई भी पदार्थ है जो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देखिए, समान पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा लकड़ी। अब लकड़ी से हम क्या क्या बना सकते हैं, लकड़ी से कुर्सी बन सकता है, मेज बनता है, हल बनता है, बैलगाड़ी, इसके पहिए और विभिन्न प्रकार की चीज़ें, पलंग वगैरह भी बनती हैं। फिर कागज़ से हम लोग क्या बनाते हैं, पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर। तो कागज़ का ये सब चीज़ हम लोग उपयोग करते हैं। फिर चमड़ा से क्या बनाया जाता है, बैग बनाया जाता है, शूज़ बनाया जाता है। तो चमड़ा का ये हम लोग प्रयोग करते हैं। फिर प्लास्टिक से भी हम लोग बहुत सारी चीज़ बनाने की कोशिश बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लास्टिक का यूज़ हम लोग सामान ले जाने के लिए भी करते हैं। फिर प्लास्टिक से प्लेट वगैरह भी बनते हैं, बहुत सारे प्लेट बर्तन भी प्लास्टिक के ही होते हैं। फिर रुई से क्या होता है कि गद्दा बनता है, टेडी बियर, बहुत सारे टॉयस भी बनाए, जैसे टेडी बियर वगैरह है वो रुई डाल के बनाया जाता है, पिल्लो बनाया जाता है। तो इस तरीके से विभिन्न पदार्थों को मिला के हम कोई सामान भी बना सकते हैं। अब है हमारा पदार्थ के गुण। पदार्थ के गुण के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं। यहाँ पे तो बहुत सारा मतलब कहानी के तरीके दिया हुआ है, इसे इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, बस हम आपको अपने लैंग्वेज में समझाते हैं। तो पदार्थ के गुण क्या होते हैं। पदार्थ का गुण उसे कहते हैं जब उसमें चमक होती है, कठोरता होती है, संपीड़न के आधार पे, या फिर खुरदरा हो अथवा चिकना हो। तो ये सब क्या हो गया, ये सब पदार्थ का गुण हो गया। अब फिर एक बार इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब दिया है, क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता है। अध्याय 3 में कपड़े के टुकड़े के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए। यह ध्यान में रखिए कि गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं, इसीलिए यदि हम कपड़े का गिलास बनाएंगे तो हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा। गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता है। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना कोई बुद्धिमानी कार्य नहीं माना जाएगा।
तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना चाहिए। मान लीजिए अब सही बता रहे हैं यहाँ पे कि अगर ग्लास बनाना है तो क्या आप ग्लास कागज़ का बना सकते हैं? कागज़ का ग्लास बनाएंगे तो वो हंसने वाली बात हो जाएगी। और दूसरा नंबर कि खिलौने का तरीका, खेलने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसको, लेकिन पीने के लिए हम उस ग्लास का यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उसमें पानी रुकेगा ही नहीं। वो पानी ग्लास कागज़ जो है वो गल जाएगा और पानी बाहर आ जाएगा। तो ग्लास हमें ऐसे चीज़ का बनाना चाहिए, या फिर खाने का बर्तन हमें इस तरीके का बनाना चाहिए। सबसे पहले खाने का बर्तन हमें पारदर्शिता वाला वस्तु से बनाना चाहिए, जिससे कि हमें दिखे कि हम खाना जो बना रहे हैं वो पक रहा है क्या, किस तरीके से दिखना चाहिए। और दूसरी नंबर बात कि उसमें अगर हम कुछ पानी डालते हैं या फिर खाना डालते हैं तो वो गिरना नहीं चाहिए, वो उसको रोक ले। तो इस तरीके की वस्तुओं से हम लोग को ग्लास या फिर बर्तन को बनाना चाहिए। अतः पदार्थ का वह सब गुण क्या है जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे दिए गए हैं कुछ गुणों की विवेचना की गई है। तो सबसे पहले है दिखावट। दिखावट क्या है? पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। सही बात है कि अलग अलग प्रकार के पदार्थ भी होते हैं। जैसे लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देते हैं। अब लोहा तांबा अथवा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे तांबे एल्युमिनियम कुछ समानताएं हो सकती है जो लकड़ी में नहीं पाई जाती है। देखिए एल्युमिनियम है, लोहा है, ये सब क्या है, किसी न किसी प्रकार देखने में भाई लुक वाइज भी वो सेम लगता है, लेकिन लकड़ी और लोहा के जब आप देखेंगे तो वो लुक वाइज भी सेम नहीं होता है, वो डिफरेंट होता है। तो ये होता है दिखावट, और दिखावट के आधार पे पदार्थ का वर्गीकरण। उसके बाद है क्रियाकलाप थर्ड में दिया है कि विभिन्न पदार्थ गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम का शीट और चौक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली पड़ती है? चमकीले पदार्थ को एक समूह में पृथक कीजिए। अब जैसे कि आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटे, ताज़ा काटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थ के समूह में सम्मिलित कीजिए। क्या आप अन्य पदार्थ में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा ध्रुति देखते हैं? जैसा भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए, जैसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थ के साथ कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। कीजिए धुतिहीन और धुतिहीन पदार्थ की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थ की पृष्ठों को रेगमाल से पकड़कर यह देख सकते हैं कि धुतिवान है अथवा नहीं। समझे? तो इससे हमको यही पता करना है कि कोई वस्तु अगर चमकीला है तो वो धातु है, जो जिसमें चमक नहीं है वो अधातु है। तो इसे जानने के लिए हमें वस्तु को काटना पड़ेगा। वस्तु को जब हम काटेंगे तो काटने के तुरंत बाद जब वस्तु को हम देखेंगे तो अगर वो चमक रहा है, ठीक है, तो मतलब कि वो धातु है। तो धातु का सबसे पहले हम परिभाषा समझते हैं कि धातु होता क्या है। तो धातु ऐसे पदार्थ को कहते हैं जिनमें चमक होती है, जिन्हें काटा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे धातु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं हम लोग कि लोहा हो गया, तांबा, एल्युमिनियम, सोना धातु का उदाहरण है। इसे आप लोग जब काटेंगे तो देखेंगे कि वो कट भी जाएगा और चमक भी उसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सब क्या है? ये सब धातु का उदाहरण है। तो सबसे पहले धातु के बारे में समझे कि धातु किसे कहते हैं। धातु ऐसे पदार्थ को कहते हैं जिनमें चमक होती है, जिन्हें काटा जा सकता है। और एग्जाम्पल में लोहा हो गया, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब क्या हो गया? धातु हो गया। और कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती है और धुतिहीन यानी निष्प्रभ दिखाई देने लगती है। ऐसा उन वायु तथा नमी की अभिक्रिया के कारण होता है। जैसे कि लोहा, अब अच्छा लोहा जो नहीं है उसको बाहर छोड़ दीजिएगा खुला में, तो क्या होगा कि उस पर क्या होगा कि नमी के कारण उसमें जंग लग जाएगा, और जंग लगने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वो क्या हो जाएगा? वो धातु जो अपनी चमक खो देती है। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है। इसीलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही धुति दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह देखते हैं कि उनमें धुति है अथवा नहीं। अब है कठोरता। कठोरता क्या होता है इसे समझते हैं। इसमें दिया है कि जब आप विभिन्न पदार्थ को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना संपीड़ित करना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। तो धातु एक चाबी लीजिए, इसे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक, अन्य पदार्थ अथवा वस्तु की पृष्ठों को खरोचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थ को आसानी से खरोच सकते हैं। आप जिसे आसानी से खरोच सकते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कोमल पदार्थ कहेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है देखिए,
आसानी से नहीं खरोचा जा सकता है। वो पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोचा जा सकता है वो कोमल पदार्थ कहलाता है, ठीक है। जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन हो वो कठोर पदार्थ कहलाता है। जैसे लोहा, लोहा क्या है, कठोर पदार्थ है। वहीं आप रबर की बात कीजिए, उसको क्या करना, वो जो है वो कोमल पदार्थ है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। जब लकड़ी कठोर है, उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है, सही बात है, रुई और स्पंज को दबाइए कितना सॉफ्ट लगेगा। और उसी तरह से लकड़ी क्या है, कठोर है। लकड़ी को अगर दबाएंगे तो दबेगा, बिल्कुल नहीं दबेगा। तो लकड़ी क्या हो जाएगा, कठोर पदार्थ हो जाएगा। पदार्थ में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे कि धुति, कठोरता, रुक्ष यानी खुरदरा अथवा चिकना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं? तो वस्तु में जो कठोरता भी होती है, चिकना होता है, धुति होती है, खुरदरा होता है, ये सब क्या होता है, ये सब जो है वस्तु का गुण होता है। अब दिया हुआ है विलय अथवा अविलय। तो विलय और अविलय के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं, और इतना ये क्रियाकलाप पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले विलय पदार्थ क्या होता है? तो विलय वो पदार्थ होते हैं जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं नमक क्या है कि जल में जब डालेंगे तो बिल्कुल मतलब घुल जाएगा। उसी तरीके से चीनी को ले लीजिए, चीनी को भी जल में डाल के हम लोग क्या शरबत बनाते हैं, तो क्या होता है, वो पूर्णतः घुल जाता है। फिर बालू क्या है, ये जल में घुलनशील है? बिल्कुल नहीं। बालू को जब हम पानी में डालते हैं तो वो घुलेगा ही नहीं, वो जस का तस रह जाएगा, इनफैक्ट वो नीचे जाके बैठ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या, ये बालू जो है क्या है, अविलय पदार्थ का एग्जाम्पल है। अविलय पदार्थ क्या कहते हैं? तो वो पदार्थ जो जल में नहीं घुलते हैं उसे अविलय पदार्थ कहते हैं। तो अविलय पदार्थ का एग्जाम्पल ले लीजिए, बालू हो गया, चॉक पाउडर हो गया, लकड़ी हो गया, बुरादा हो गया, ये सब अविलय पदार्थ का गुण है। वही नमक और चीनी विलय पदार्थ का एग्जाम्पल है, ठीक है। इस तरीके से हमने विलय और अविलय दोनों को समझा। अब यहाँ क्रियाकलाप 5 दिया हुआ है, इसे एक बार देखते हैं। दिया है कि सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्र कीजिए। कांच का एक गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए और अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए। भली भांति बिलोरित कीजिए, इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। प्रेक्षण कीजिए कि क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है। जितने अधिक अन्य द्रव को आपको उपलब्ध हो सके उन सभी को एक साथ प्रयोग में दोहराइए। अपने प्रक्षेपणों की सारणी 4.4 देखिए, तो देख सकते हैं एक बार 4.4 क्या कह रहा है। यहाँ देख सकते हैं, सॉरी ये तो 4.3 है, छोड़िए नहीं मिल रहा है, फिगर ही नहीं है इसमें। उसका हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं और कुछ अन्य जल में मिश्रित नहीं होते हैं और कुछ समय तक ऐसे छोड़ देने पर अपने पृथक परत बना लेते हैं। मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि जल में घुलने वाले विलय पदार्थ जो होते हैं वो सामान्यतः जल में विलायक हैं। अतः जल में कुछ द्रव विलय होते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं। जैसे आप तेल और पानी ले लीजिए, तेल और पानी को जब डालिएगा तो क्या होगा कि वो जल में विलय नहीं हो पाएगा, बल्कि क्या होगा कि तेल जो है ऊपर तैरने लगेगा, ठीक है, और पानी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसी के बारे में समझाया गया है कि कुछ जो होते हैं द्रव होते हैं वो जल में मतलब मिल जाते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो कुछ नहीं मिल पाते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल, जैसे विलय द्रव का हम लोग ले सकते हैं सिरका, नींबू का रस, इटीसी, ये विलय द्रव हो गया। और अविलय द्रव में हो गया सरसों का तेल, नारियल का तेल, किरोसिन तेल, ये सब क्या हो गया, ये सब अविलय द्रव हो गया। अब है वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। तो वस्तु जो है वो जल में तैर या डूब सकती है, इसका कारण क्या है इसे जानते हैं, ठीक है। तो दिया हुआ है कि अविलय जल में अविलय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रव के साथ ऐसा ही देखा होगा। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए वो जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगे और अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच जाते हैं। क्या यह सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां, वह कंकर जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास में जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है?
इन सब का क्या होता है, आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थ के 5-5 उदाहरण दें। अन्य द्रव जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं, इसे देखने के लिए आप किस प्रकार का परीक्षण करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल तो हम 5 पढ़े ही कि विलय पदार्थ का क्या क्या पढ़े, सिरका, नींबू का रस, ये सब विलय पदार्थ का पढ़े। फिर अविलय पदार्थ का सरसों का तेल, नारियल का तेल, किरोसिन तेल, ये सब पढ़े। इस प्रकार से गैसों में भी कुछ जल में विलय होते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं। ठीक है, गैस में भी ऐसा होता है कि कुछ जो होता है वो जल में विलय हो जाता है और कुछ नहीं भी होता है। और एक चीज़ आप लोग नोट में उसे कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब ठोसों तथा द्रवों को हमने कुछ उदाहरण देखे तो जल में अविलय थे तथा जल की सतह पर तैरने लगे थे। इसका कारण है कि घनत्व, जब किसी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम हो जाता है। अभी जो हम एग्जाम्पल लिए थे उसमें ये देखे थे ना कि जैसे तेल लिए, तेल लेंगे तो तेल क्या होगा कि पानी के ऊपर तैरने लगेगा। क्यों तैरने लगेगा? इसका कारण है कि इसका कारण घनत्व जो है वो कम होता है, पानी की सतह पर तैरने लगता है। किसका घनत्व कम होता है? तो तेल का घनत्व कम हो जाता है, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरने लगता है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अब हम पढ़ेंगे पारदर्शिता, अपारदर्शिता और पारभासी के बारे में। ठीक है, तो ये सारे इतने सारे जो दिए हुए इसमें सब बस हमें ये 3 चीज़ समझना है, बाकी और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इस तीनों चीज़ों को आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में समझा देते हैं। तो पारदर्शिता क्या होता है? पारदर्शी मतलब हो गया कि उन पदार्थ अथवा सामग्रियों को जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है। ठीक है, वस्तु को जिसे देख सकते हैं वो क्या है, वो पारदर्शी कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में कांच, जल, वायु, कुछ प्लास्टिक भी ले सकते हैं उदाहरण में। ये सब क्या है? ये सब पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण हैं। और प्राय दुकानदार जो होते हैं बिस्किट, मिठाइयाँ अथवा अन्य खाद्य पदार्थ को कांच अथवा प्लास्टिक में पारदर्शी पात्रों में रखना पसंद करता है ताकि उसे देखने में आसानी हो। उसी तरीके से अपारदर्शी की बात करते हैं। अपारदर्शी इसके जस्ट अपोजिट होता है। तो कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। इन पदार्थ को आप अपारदर्शी कहते हैं। जिन पदार्थ से हम आर पार नहीं देख सकते हैं, जैसे लकड़ी का बॉक्स हो गया, लकड़ी का बॉक्स, गत्ता, ये सब क्या है? अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। ये सब क्या है? अपारदर्शी वस्तु का उदाहरण है। वहीं हम एक बात करें पारभासी वस्तु की, तो पारभासी जो होता है ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, जैसे कि तेल लगा हुआ कागज का कभी आप लोगों ने बचपन में एक्सपेरिमेंट किया होगा। जब कागज में तेल लग जाता है तो वस्तु को जब देखेंगे ना तो वस्तु तो दिखाई पड़ती है लेकिन स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है कि सामने वस्तु क्या है। फिर मनुष्य का हाथ, ये सब क्या है? पारभासी वस्तु का एग्जाम्पल है। देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, इसे पारभासी कहते हैं। ठीक है, तो इस तीनों चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा। तो इस पूरे चैप्टर में जो हमने पढ़ा वो पढ़ा कठोर क्या होता है, अविलय क्या होता है, चमकीला, पदार्थ, धातु, अपारदर्शी, विलय, पारभासी और पारदर्शी, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने पढ़ा। उसके बाद यहाँ पे हमारा सारांश है, इसे भी एक बार देख लेते हैं कि क्योंकि कोई भी चैप्टर का सारांश बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस पूरे बुक का निचोड़ यहीं पे होता है और जो हमने पढ़ा उसे एक बार यहाँ से हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थ से बनी होती है। नेक्स्ट है कि किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तु के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से बनाना संभव हो सकता है अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थ भी बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे आप आटा ही ले लीजिए, आटा से हम लोग रोटी भी बनाते हैं, पूड़ी भी बनाते हैं, तो अलग अलग चीज़ की भी चीज़ बना सकते हैं। चावल से हम लोग चावल का चावल भी बना के खाते हैं, फिर उसका खीर भी बना के खाते हैं। ज़रूरत पड़ने पे हम लोग के घर में उसका तिलौड़ी वगैरह भी बन जाता है। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार की चीज़ें बन सकता है। और विभिन्न प्रकार के पदार्थ के गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। अब पदार्थ का गुण भी अलग अलग होता है। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते हैं। कुछ खुरदरे होते हैं, कुछ चिकने होते हैं। इसी प्रकार से कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तो कुछ कोमल लगते हैं। कुछ पदार्थ जल में विलय होते हैं जबकि अन्य अविलय होते हैं। इसके बारे में भी हमने पढ़ा है। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं, कुछ अन्य जैसे लकड़ी धातु अपारदर्शी होते हैं और कुछ पारभासी भी होते हैं। पदार्थ के उनके गुणों की समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा गया है। तो पदार्थ को हम उसके मतलब समूह में क्यों बांटते हैं? ताकि वो या तो वस्तु एक समान हो या देखने में वो एक जैसा हो या फिर कलर उसका सेम हो, उसका गुण सेम हो। तो इस तरीके से हम पदार्थ को बांटते हैं ताकि वो आसानी से हमें मिल जाए।
वस्तु को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है। इसे हम आप लोगों को समझा दिए। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और एक बार इसको मिलान कर लेते हैं। पुस्तक किससे बना होता है? कागज से बना होता है। गिलास किससे बना होता है? तो गिलास जो है हमारा वो कांच का बना होता है। कुर्सी लकड़ी का बना होता है। जूते किस चीज़ का? जूते चमड़ा का बना होता है। खिलौना जो है वो प्लास्टिक का बना होता है। तो इस तरीके से हमने वस्तु को भी मिला लिया। तो ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी आप लोगों को बहुत बुरा लग रहा होगा ये देखने में कि अरे ये छोटा छोटा चीज़ क्या पढ़े, लेकिन आप जब इसे समझ जाएंगे तो फिर जो हम नेक्स्ट 8th-9th का बुक जब लेके आएंगे ना तो उसे समझना आसान हो जाएगा और कहीं ना कहीं बेसिक पहले मजबूत होगा, उसके बाद ही हम लोग आगे पढ़ सकते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा और इसे देखने की कोशिश कीजिएगा कि कभी कभी जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है उस चीज़ को भी करना जरूरी होता है। तो वही बात आप लोग समझ लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।